Hi, this is Duna Jogeshwar Rao, Faculty of Commerce and Management, श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी। और लास्ट क्लास में अपन पढ़े थे रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के, उसके अपन कुछ पर्सन वो जो छूट गया था, तो इसका अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन लास्ट लेक्चर अपन जो रेजिडेंटल स्टेटस के बारे में पढ़े थे, तो रेजिडेंटल स्टेटस यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रेजिडेंट होता है, एक और नॉन रेजिडेंट। तो यहाँ पे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इसको अपन जो डिफाइन करते हैं कि इसका हमको क्राइटेरिया ऑफ बेसिक कंडीशन, ठीक है। तो बेसिक कंडीशन आपको मैं बताया था, दो बेसिक कंडीशन। पहला बेसिक कंडीशन कितनी क्या होता है, हमको जो प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में, प्रीवियस ईयर 182 डेज या उसकी उससे ज़्यादा दिन हमको इंडिया में रुकना पड़ेगा। और दूसरी बेसिक कंडीशन क्या हो जाएगा, जो प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उसके पहले के 4 वर्षों में, जो प्रीवियस ईयर के उसके पहले के 4 वर्षों में कितने दिन, 365 डेज रहने चाहिए। तो यदि वो दो बेसिक कंडीशन में, यहाँ पे कितने दो बेसिक कंडीशन है, तो वो दो बेसिक कंडीशन में एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन, एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन, एटलीस्ट वन और बोथ, ये दोनों बेसिक कंडीशन यदि वो फुलफ़िल कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट कहलाएगा। यदि नॉट फुलफ़िल करता है तो वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। यदि रेसिडेंट, तो रेसिडेंट फर्दर हमको जो इंडिविजुअल एंड HUF के केस में, इंडिविजुअल एंड HUF मतलब वो क्या हो जाएगा, हिंदू और अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, रेसिडेंट को फर्दर हमको दो पार्ट में डिवाइड किए गए, और वो किसके क्राइटेरिया ऑफ एडिशनल कंडीशन। और यहाँ पे भी कितने एडिशनल कंडीशन, दो एडिशनल। यदि दोनों एडिशनल कंडीशन यदि फुलफिल करते तो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और फुलफिल नहीं करता है ये क्या हो जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यहाँ पे जब भी कोई भी व्यक्ति हमको जो टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल इनकम कैलकुलेट करते समय तो उसके मेन क्या, हमको रेजिडेंटल स्टेटस के आधार पे, और दूसरी क्या है, दूसरे क्या, हमको जो नेचर ऑफ इनकम के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट, नेचर ऑफ इनकम के आधार पे टोटल इनकम को कैलकुलेट की जाती है। ओके, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को जो उसका रेजिडेंट स्टेटस के दो टाइप के, एक हो गया हमको जो ऑर्डिनरी, मतलब एक हो गया रेजिडेंट, दूसरे क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट, ठीक है। और रेजिडेंट को फर्दर हमको टू पार्ट में की गई है, एक हो गया जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरा क्या हो गया, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। ये 3 टाइप्स ऑफ रेजिडेंट है, ठीक है। जब अपने कोई भी व्यक्ति का जो इनकम होता है, राइट, क्या होता है, इनकम होता है, तो इधर इनकम हो सकता है, उनको फॉरेन इनकम भी हो सकते हैं और इंडियन इनकम भी। हमको इनकम तो दो प्रकार कर सकते हैं, या तो फॉरेन भी हो सकते हैं इनकम, और ये भी इनकम हो सकते हैं। जब हमको फॉरेन इनकम की बात करते हैं, जब इंडियन इनकम की बात करते हैं, इंडियन इनकम, जब इंडियन इनकम है, चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, तीनों को क्या करना पड़ेगा, इंडिया की इनकम में हमको क्या देना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। तीनों के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इंडियन इनकम, यदि हमको इंडिया में इनकम होती है तो इंडिया की इनकम को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तीनों कंडीशन में क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना ही पड़ेगा, राइट। क्योंकि अपने कोई भी नॉन रेसिडेंट क्यों ना हो, यदि वो भारत में आके पैसा कमाता है या तो भारत में पैसा प्राप्त करता है किसी भी इनकम पे, तो उसको इंडिया में टैक्स देना ही पड़ेगा। तो इंडियन इनकम पे उसको टैक्स से कोई, तीनों में से कोई भी नहीं बच सकते। तीनों व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, तीनों पर्सन को देना पड़ेगा। अदर यदि फॉरेन इनकम के बारे में बात करते हैं, फॉरेन इनकम, जब फॉरेन इनकम की बात करते हैं, यदि भारत का व्यक्ति है, भारत का यदि ऑर्डिनरी मतलब साधारण निवासी है, तो उसको कहीं पे भी करना है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी कमाए, उसको टैक्स देना ही होगा, उसको टैक्स देना ही होगा। लेकिन यदि हमको नॉन रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं, तो फॉरेन इनकम पे टैक्स का क्या रहेगा, एग्जेम्पशन रहेगा। फॉरेन इनकम का टैक्स क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। जब हम तो अब आते हैं कि इसका हमको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का, जब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं, फॉरेन इनकम का क्या रहेगा, टैक्स, इसका भी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। तो है, तो अभी ये देखो, यदि टैक्स फॉरेन इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा, तो वो क्या होता है, हमको नॉन रेसिडेंट हो रहा है, तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए तो ये भी एग्जेम्प्ट रहेगा नहीं, इसमें भी थोड़े से हमको क्या रहेगा, कुछ एक्सेप्शंस रहता है। तो उस एक्सेप्शन क्या होते हैं, जब उसकी इनकम PGBP, तो PGBP मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रॉफिट, जब PGBP का इनकम होती है
ठीक है। तो पीजीबीपी का इनकम होती है तो वहाँ पे अपने को ये चेक करते हैं कि इसका जो कंट्रोल जो है, पीजीबीपी के इनकम के लिए बात करते हैं, बाकी सभी के लिए फ्री है। लेकिन जब उनको बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात है तो इसका बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो कंट्रोल कहाँ पे है, यदि इंडिया में है, यदि इंडिया में कंट्रोल है तो उसको क्या हो जाएगा, टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया में यदि कंट्रोल है, यदि टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी सारे फॉरेन इनकम के लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर से अपन देख लेंगे, जब उनकी इंडिया की इनकम है तो इंडिया की इनकम हमको 3% के लिए क्या हो जाएगा, हमको टैक्सेबल होता है। यदि फॉरेन इनकम है तो फॉरेन इनकम यदि ऑर्डिनरी रेजिडेंट या तो बाहर कमाए या तो इंडिया में कमाए, उसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा इंडिया में, तो ये फॉरेन इनकम क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और नॉन रेजिडेंट जो होते हैं, नॉन रेजिडेंट के लिए वो फॉरेन इनकम क्या होते हैं, एग्जाम्प्ट होते हैं। जब हमको आता है जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के फॉरेन इनकम एग्जाम्प्ट है, लेकिन जब आपको पीजीबीपी के केस में आते हैं तो पीजीबीपी केस में क्या होते हैं, उसका अपन चेक करते हैं उसके कंट्रोल कहाँ पे। यदि इसका कंट्रोल यदि इंडिया है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। यदि कंट्रोल इंडिया में नहीं है, मतलब इंडिया से कोई लेन देन नहीं है, तो वो फॉरेन, मतलब जो फॉरेन इनकम इंडिया से किसी भी प्रकार की लेन देन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा इन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ एक चार्ट बनाया रखा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको रेसिडेंट हो गया, एक हो गया ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया, एक हो गया नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तब हमको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। जैसे हमको ऊपर ये जो 4 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स क्या हो जाएगा, ये इंडिया की इनकम है। क्या है, इंडिया की इनकम है। जब ये तीनों के चारों इंडिया की इनकम है तो हमको रेसिडेंट के लिए, सबके लिए क्या, जब हमको चाहे इंडिया के, जब हमको इंडिया की इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे चारों पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, चारों पॉइंट क्या हो, मतलब जब कोई रेसिडेंट हो जाए, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाए और नॉन रेसिडेंट हो गया, तीनों क्या करेंगे, टैक्स देंगे ही, ठीक है। तो इसी कारण से येस किया जाए, एक बार देख लेते हैं। देखिए इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब यदि इनकम इंडिया में रिसीव्ड होता है, वेदर एक्यूर्ड एंड अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया में पैसा मिल रहा है, भले वो इंडिया से इंडिया में कमा रहे हो या तो बाहर से कमा रहे हो। यदि देखो अपन बात करें तो फिर इंडियन इनकम तभी होते हैं रिसीव और रिसीव, या तो रिसीव इंडिया में होनी चाहिए या तो अर्निंग, मतलब दोनों में से कोई भी होनी चाहिए, तो दोनों हो सकते हैं, ठीक है। यदि रिसीव और अर्निंग, रिसीव्ड और अर्निंग इंडिया में होगा तो इंडिया होगा तो वो क्या हो जाएगा, इंडिया की इनकम कहलाता है। तो यहाँ पे रिसीव हो रहा है तो मतलब इंडिया की इनकम है, जब इंडिया की इनकम है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल है। यहाँ पे इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड, तो यहाँ पे डीम्ड टू मतलब को मान ली जाती है, जब को फ्यूचर में आपको इंडिया में ही प्राप्त होगा करके जब को फिक्स हो जाता है, तब पर भी उसको भी क्या बोलेंगे, इंडिया की इनकम में, इंडिया की इनकम ही कहलाता है, ठीक है। तभी अपन उसको इंडिया की इनकम ही कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हमको इनकम एक्यूर एंड अराइजिंग इन इंडिया। देखो हमको इंडिया का जो एक्यूर कहाँ पे है, एक्यूर और अराइज, मतलब उसकी जो अर्निंग के जो सोर्स कहाँ पे इंडिया पर है, तो वर्ल्ड में ये इंडिया में कमाए, इंडिया में मिले या तो बाहर मिले, कहीं पे भी मिले, वो इंडियन इनकम में कहलाए। जब इंडिया की इनकम है तो तीनों के केस में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इंडिया में डीम्ड टू इंडिया, मतलब जो इंडिया में ही कमाएंगे, मतलब जैसे पहले से वो, जैसे आपने किसी जैसे आपने इंडिया के कोई भी कंपनी में या कोई भी जगह में अपने जॉब कर रहे हैं, तो कंपलसरी आपको अभी सैलरी नहीं मिलेगा तो फ्यूचर में तो मिलेगा, ठीक है। यदि हमको इंडिया में कोई भी प्रॉपर्टी को आपने सेल की, यदि अभी आपको उसी प्रॉपर्टी का जो भी आपको पैसा नहीं मिला, यदि फ्यूचर में तो मिलेगा, इसको हम बोलते हैं डीम्ड, मतलब हमको फ्यूचर को हमको जो मान लिया जाएगा तो इंडिया से ही होगा इनकम, तो इसको इंडिया की इनकम कहलाएंगे, ठीक है। वैसे ये जो 5, 6 एक और यहाँ पे पॉइंट नंबर 7, ये तीनों क्या है, हमको फॉरेन इनकम, ठीक, ये तीनों क्या है, फॉरेन इनकम। जब फॉरेन इनकम के बारे में बात करते हैं, इंडिया देखिए इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया, मतलब रिसीव हो गया, एक्यूर हो गया, ये सभी आउटसाइड इंडिया होते हैं, वो क्या हो जाएगा, फॉरेन इनकम। यदि कोई फॉरेन इनकम, ठीक है, फ्रॉम बिजनेस, किससे हमको, बिजनेस, कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेट ऑफ इन इंडिया, मतलब कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन जो है इंडिया से कंट्रोल या इंडिया में सेपरेट, मतलब फॉरेन का है लेकिन उसकी सेट ऑफ इंडिया में या उसके कंट्रोल इंडिया में है, तो मैंने क्या देखो हमको फॉरेन है, देखो मैं बताया फॉरेन इनकम है तो रेसिडेंट को तो देना ही पड़ेगा, रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ देना पड़ेगा। लेकिन नॉन रेसिडेंट के केस में उसको तो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉरेन इनकम पे वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल नहीं होते, वो क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। जब हमने को नॉन रेसिडेंट को, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे जब हमको कंट्रोल्ड है तब उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया से कंट्रोल है तो टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडिया से कंट्रोल्ड नहीं है
ठीक है, मतलब इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड एंड अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब कंट्रोल भी बाहर से हो रहा है, सारी चीज़ें बाहर से हो रही है, तब वो भी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी टैक्स नहीं देना होगा। उस इनकम पे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्स देना नहीं हो पड़ेगा। जब हमको इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड अराइजन और आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, मतलब कहीं से कोई भी अदर सोर्सेज से यदि इनकम रिसीव होती है लेकिन उसको इंडिया से कोई भी लेन देन नहीं है, इसके मीन्स ना ही इंडिया में इनकम होती है, इंडिया जैसे हमको फॉरेन इनकम की बात कर रहे हैं, हमको इनकम रिसीव एक्रूड अराइजन आउटसाइड इंडिया, हमको फॉरेन इनकम और इंडिया से कोई लेन देन नहीं है, वो केवल रेसिडेंट के लिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी दोनों के लिए नॉन टैक्सेबल। ठीक है, एक और बात यहाँ पे देखो, इनकम एक्रूड और अराइजन एंड रिसीव्ड नॉन आउटसाइड इंडिया, सॉरी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई भी एक फॉरेन इनकम है, मतलब ये भी एक फॉरेन इनकम है, इन अर्लियर ईयर्स में हमको जो पहले का, यदि हमको पहले का बट लेटर ऑन द रिमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस, इसमें ये कहना चाह रहा है कि यदि हमको 5 साल के पहले कोई भी हमको इनकम अर्न किया है, मतलब कोई भी इनकम अर्न किया, फॉरेन इनकम अर्न किया है, तो इसके मतलब ये कि 5 साल में, जब 5 साल पहले भी किया तो कहीं ना कहीं एक साल में उसका तो टैक्स तो दे दिए होंगे, अपन टैक्स दे दिए होंगे। यदि उसको बाद में फर्दर हमको इंडिया में लेके आए खर्चा करने, तो उस पर इनकम देंगे कि उस पर हमको इंडिया में लेके आ रहे हैं, तो उसको टैक्स नहीं होगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं उसको कोई भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट को देना पड़ेगा, ना ही बाकी दोनों के लिए देना पड़ेगा। मतलब यहाँ इस केस में हमको जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी क्या रहेगा, एक्चुअली देखो ये फॉरेन इनकम है फर्दर, लेकिन क्या ना, जैसे पुराने कोई भी इनकम है, तो पुराने इनकम मतलब वो ऑलमोस्ट वो कहाँ से, पुराने इनकम मतलब वो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई एक असेसमेंट ईयर में उसकी टैक्स दे दिए होंगे। ओके, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया अपन कैसे था, हमको जो पहले पार्ट में जो पढ़ चुके हैं उसको इसका अपन रिकंटिन्यू कर दिए थे। ओके, थैंक यू।